प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जिस विषय पर हम आज अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है, शीर्षक है आदर्श गैस की एंट्रोपी का परिकलन करना, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई द्वितीय से चुना गया है, जिसका विषय ऊष्मागतिक द्वितीय है। प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श गैस के लिए मिश्रण की एंट्रोपी को सुपरिभाषित करने से पहले हमें इकाई प्रथम, जिसका विषय ऊष्मागतिकी प्रथम था, एवं इसके पूर्ववर्ती विषयों पर, शीर्षकों पर हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी, जो आज के व्याख्यान, आज के विषय आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी को सुपरिभाषित करता है। सर्वप्रथम संक्षिप्त में मैं इकाई प्रथम ऊष्मागतिकी प्रथम विषय में हमने जिन विभिन्न महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, विस्तार से चर्चा की थी, मंथन किया था, जो आज के इस व्याख्यान को अग्रेसित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनको समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिसमें प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सम्मिलित था। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसके अनुसार किसी भी तंत्र को दी गई कुल ऊष्मा का मान सदैव स्थिर होता है। अन्य शब्दों में तंत्र को दी गई ऊष्मा का मान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के बराबर होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को भी सुपरिभाषित करता है, अर्थात डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्यू होता है। उक्त के अलावा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हमने अलग अलग प्रकरणों में, अलग अलग तंत्रों में हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को सुपरिभाषित किया था। समतापी प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में, समायतनिक प्रक्रम में, साइक्लिक प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हमने सुपरिभाषित किया था। उक्त के अलावा यथावत और यथावत फलनों के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके अलावा हमने अगली वाली जो है महत्वपूर्ण जो ऊष्मागतिक राशि है, आंतरिक ऊर्जा, जो अवस्था फलन को दर्शाती है, मात्रात्मक गुण को दर्शाती है और द्रव्यों की पदार्थों के आणविक संगठन पर निर्भर करती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत व्याख्यानों में यह भी सुपरिभाषित किया था कि आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है, जिसको जूल प्रयोग के माध्यम से हमने कक्षा में प्रमाणित किया था, सिद्ध किया था। आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है, आयतन पर आनाश्रित होती है। उक्त के अलावा इकाई द्वितीय के ऊष्मागतिकी द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन के विषय में मैं पुनः संक्षिप्त में उन महत्वपूर्ण विषयों को, बिंदुओं को, प्रमुख अभिग्रहितों को पुनः दोहरा देना चाहता हूँ, जिसमें महत्वपूर्ण राशि एंट्रोपी था। एंट्रोपी क्या होती है? एक ऊष्मागतिकी राशि होती है जो हमें ये बताती है कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है, वो ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी का मान जो होता है वो उत्तरोत्तर जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। कार्नोट चक्र के आधार पर 4 प्रकार के हमने विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रम थे, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न इत्यादि विभिन्न प्रकारों में कार्नोट इंजन के आधार पर, दक्षता परिकलन के आधार पर हमने ऊष्मागतिकी को द्वितीय नियम को एंट्रोपी के रूप में सुपरिभाषित किया था, जिसका गणितीय सूत्र ds बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के होता है। अर्थात जब किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में जब समतापी और रुद्धोष्म ढंग से प्रसारित किया जाता है और ऐसी स्थिति में जब ताप का भाग दिया जाता है, ताप का भाग देने पर हमें जो महत्वपूर्ण जो राशि प्राप्त होती है वो एंट्रोपी प्राप्त होती है, अर्थात ds इक्वल्स टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। और इस द्वितीय नियम की एंट्रोपी को हमने ताप और दाब के रूप में, ताप और आयतन के रूप में आदर्श गैसों के लिए और वास्तविक गैसों के लिए सुपरिभाषित किया था।
उक्त के अतिरिक्त हमने हमारे पास में पहला वाला जो प्रकार आता है एंट्रोपी का, द्वितीय नियम के आधार पर सामान्य एंट्रोपी, पहले प्रकार की जो एंट्रोपी है वो सामान्य प्रकार की एंट्रोपी है। इसको अग्रसित करती है हमने विगत व्याख्यानों में हमने क्लासियस असमानता को भी सुपरिभाषित किया था। क्लासियस असमानता की चिन्ह की प्रकृति के आधार पर ds बराबर अथवा वृहद डेल्टा की रिवर्सिबल अपॉन टी के आधार पर हमने प्रक्रमों को उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, इसके अलावा साम्य और स्वतः परिवर्तितता के बारे में भी, उनके भौतिक सार्थकता के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। उक्त के अलावा हमने एंट्रोपी के अलावा, क्लॉसियस असमानता के अलावा हमने दो महत्वपूर्ण फलन, गिब्स फलन और हमने जो यहाँ पर जो है हेल्महोल्ट्ज़ फलन को भी परिभाषित किया था। महत्वपूर्ण राशि ताप को स्थिर रखते हुए हमने हेल्महोल्ट्ज़ को सुपरिभाषित किया था। गिब्स ऊर्जा को सुपरिभाषित करने के लिए हमने यहाँ पर ताप के अलावा दाब को और एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन कार्य से संबंधित हमने जो है प्रवेशित किया था, रूपांतरित किया था। तत्पश्चात हमने हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा ए और गिब्स मुक्त ऊर्जा जी से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यंजकों को, समीकरणों को हमने सुपरिभाषित किया था। प्रिय विद्यार्थियों, एंट्रोपी का पहला प्रकार कार्नो इंजन से समावेशित होता है, व्युत्पन्न होता है। द्वितीय प्रकार की जो एंट्रोपी होती है वो अवशिष्ट एंट्रोपी होती है। विगत व्याख्यानों में हमने ये सुपरिभाषित किया था, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुपरिभाषित किया था कि ऊष्माधारिता और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मानों से ये विदित हुआ है कि क्रिस्टल जाल के निर्माण में अवस्था चरों, ताप, दाब, आयतन में असमानता, विसंगतियों के आधार पर या वातावरण की विपरीत परिस्थितियों के आधार पर एंट्रोपी के सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों में जो अंतर पाया जाता है उसे अवशिष्ट एंट्रोपी कहा जाता है। अवशिष्ट एंट्रोपी को जो है DLSRE के द्वारा सुपरिभाषित किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में दो प्रकार की एंट्रोपी हमें देखने को मिलती है। पहले वाली एंट्रोपी सामान्य एंट्रोपी और दूसरी वाली जो एंट्रोपी हमारे पास में रेजिडुअल एंट्रोपी, अवशिष्ट एंट्रोपी, जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों का अंतर होती हैं। अगले वाली जो एंट्रोपी हमारे पास में ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से संबंधित होती है। ऊष्मा नियम के तृतीय नियम की एंट्रोपी को आने वाले समय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार, कोटि कोटि आभार।